ये पूरी तरह से साफ है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोगों ने ये फैसला कर लिया, लोग उठ खड़े हुए। इसलिए मोदी जी ने अपनी रैली में 400 पार का नारा बंद किया, क्योंकि संविधान के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र दोनों साफ हो गया था। हमारा जो मैनिफेस्टो है 48 पन्नों का 15,329 शब्द है। इसकी आधारशिला न्याय है। हर उस समस्या का जो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, वो समस्या बेरोजगारी की है, वो महंगाई की है, वो आर्थिक असमानता की है, वो गरीबी की है, वो हाशिए पर लोगों को करने की है। हर उस समस्या का समाधान हमारे इस न्याय पत्र में है। 15,329 शब्द, 48 पन्ने। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। हम बात करते हैं 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हम 30 लाख सरकारी नौकरियां 15 अगस्त से भरनी शुरू करेंगे। हम 1 लाख का स्टाइपेंड देंगे युवाओं को जो डिग्री और डिप्लोमा धारक होते हैं। हम अग्निवीर को खत्म करेंगे योजना को, और जैसे पुरानी व्यवस्था थी नौकरी देने की सेना में, उसको बहाल करेंगे, क्योंकि इस देश की सरहद का, इस देश की सुरक्षा का, इस देश की भूभागीय अखंडता को एक रखने का काम ठेके पर नहीं हो सकता है। रेगिस्तान में तपते हुए, रेगिस्तान में और हाड़ गलाने वाली ठंड जो सियाचिन में होती है, वहां पर जवान खड़ा होकर जब सुरक्षा करता है भारत माता की, वो काम ठेके पर नहीं हो सकता। 73 साल का प्रधानमंत्री आपसे 5 साल और मांग रहा है, और 24 साल के युवा को कह रहा है तुम घर बैठो, तुम रिटायर हो गए, इसलिए अग्निवीर को खत्म करना है। हम पेपर लीक के खिलाफ ऐसा कानून बनाएंगे कि रूह कांप जाए पेपर लीक करने वालों की। और असलियत तो ये है कि पेपर लीक सरकार का रिजल्ट पहले ही सामने आ गया है। 150 पार होने के लाले पड़े। मैं बात करना चाहती हूँ नारी न्याय की। औरतों की सहभागी, औरतों का कारोबार में, औरतों का नौकरी में, औरतों का अर्थव्यवस्था में होना, उनको स्वावलंबी, उनको सुरक्षित, उनको ज्यादा समर्थ बनाता है। और इसीलिए 50% नौकरी, सरकारी नौकरी हम महिलाओं को देने की बात करते हैं, उनके लिए आरक्षित रहेगी। हम महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख सालाना गरीब महिलाओं को देंगे, मतलब 8500 रुपए महीना। और हाँ, वो पैसा खटाखट 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 उनके खाते में आएगा, ठीक उसी तरह से जिस खटाखट 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 तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों की तिजोरियां भरी। मैं बात करना चाहती हूँ किसान न्याय की। 700 किसानों की शहादत होगी। क्या मांग रहे थे वो? एमएसपी तो मांग रहे थे। किसानों की शहादत हो जाती है, देश का प्रधानमंत्री कहता है मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी बने। किसानों के लिए रास्ते खुदवाते हैं, कीले गड़वाते हैं। हम किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, और साथ ही साथ 16 लाख करोड़ अपने मित्रों के माफ किए हैं। हम किसान की कर्जा माफी करेंगे। पहले भी करी थी यूपीए की सरकार ने, पुनिया जी तब सांसद थे। हम फिर से किसान की कर्जा माफी करने जा रहे हैं। हम किसान की खेती को, उसके उपक्रम को, उसकी खाद को, उसकी दवाई को जीएसटी से मुक्त करने जा रहे हैं। हम श्रमिकों की बात करते हैं। जिस देश में कोरोना आया, जो देश के बाहर बैठे थे, जो देश छोड़ के लोग चले गए थे, उनको हवाई जहाज से लाया गया। और जो इस देश को अपने हाथों से बनाते हैं, मजदूरों को, श्रमिकों को चिलचिलाती धूप में पैदल चलवाया, पैरों में छाले फपोले लिए हुए, वो लोग हजारों किलोमीटर पैदल अपने घर चल के गए। उन श्रमिकों के साथ न्याय होगा। हमने मनरेगा से ग्रामीण भारत की तस्वीर और तकदीर बदली थी। हम मनरेगा का मानदेय 400 रुपए कम से कम प्रतिदिन का करने जा रहे हैं। हम इस देश में 25 लाख की एक हेल्थ योजना लाने जा रहे हैं, जिससे कि लोगों की टेस्टिंग, लोगों का इलाज, जैसे कि राजस्थान की हमारी सरकार ने किया था, उस तरह का हो सके। और अंत में मैं बात करना चाहती हूँ हिस्सेदारी न्याय। और क्यों हिस्सेदारी न्याय जरूरी है? कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है कि क्यों दलित, पिछड़े, आदिवासी लगातार हाशिए पर होते जा रहे हैं? कभी सोचा है आपने कि आरक्षण की कितनी बड़ी साजिश है? सच है कि गुरु गोलवलकर से लेकर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी तक लगातार आरक्षण के खिलाफ रहे, लेकिन साजिश आपको पता है कैसे रची गई और किस तरह का चक्रव्यूह बनाया गया? जब से डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, जब से सरकारी संस्थाओं का बिकना शुरू हुआ, 72% सरकारी संस्थाएं अकेले नरेंद्र मोदी जी ने बेची। उन संस्थाओं के बिकने का मतलब क्या है?
उन संस्थाओं के बिकने का मतलब है कि वहां पर मिलने वाली सरकारी नौकरी में जो आरक्षण दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को मिलता था वो खत्म हो गया। जब आप सरकारी पद रिक्त रखते हैं, 30 लाख सरकारी पद केंद्र सरकार में रिक्त है, तो आप उन लोगों को आरक्षण नहीं देते हैं। ये साजिश का तहत करते हैं। आप निजीकरण जो कर रहे हैं वहां पर लोगों की नौकरियां खत्म करते हैं। तो हम तो सिंपल सी बात कहते हैं, हम कहते हैं आपको चोट लगी है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है आपसे? एक्सरे करा लो। आपको प्लास्टर लगेगा कि क्रेप बैंडेज लगेगा कि सिर्फ बाम लगेगा कि कोल्ड प्रेस होगा, ये आपको एक्सरे से पता चलता है। एक्सरे से पता चलता है कि कितनी चोट लगी है। यही एक्सरे है जातिगत जनगणना, आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना। हम तो बार बार मोदी जी से पूछते हैं किस बात से डरते हो, गिनती क्यों नहीं करते हो? 2011 में सेंसस हुआ, दुनिया भर के देशों ने अपने यहाँ जनगणना कराई। एक नरेंद्र मोदी सरकार ने जनगणना नहीं कराई 10 सालों में। क्यों नहीं कराई? क्यों आप लोगों को उनके हक से वंचित रखना चाहते हो? असलियत यह है कि अगर जनगणना हुई होती तो 14 करोड़ और लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता। उन लोगों के साथ आपने छल किया, आपने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ छल किया, आपने गरीब सामान्य वर्ग के साथ भी छल किया, क्योंकि नीतियां ऐसी बननी चाहिए जिससे गरीबों का भला हो। आपने अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई बना दी है कि आपका मित्र दिन का 1600 करोड़ रुपए कमाता है। 1600 करोड़, 1600 करोड़ रुपए अडानी जी कमाते हैं और किसान कमाता है 27 रुपए। 20% इस देश की आबादी 46 रुपए पर रहने को मजबूर है। बाहर चले जाइएगा, इससे बड़ी वाली पानी की 2 बोतलें नहीं मिलेंगी 46 रुपए में। 20% आबादी गुजर बसर कर रही है। क्या बोलते थे? 15 लाख डालूंगा, 20 करोड़ रोजगार बन जाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, किसान की आय दुगनी होगी, रुपया डॉलर एक हो जाएगा, पेट्रोल डीजल 35 में बिकने लगेगा, चीन को लाल आंख दिखाऊंगा। क्या हुआ उन वादों का? क्या हुआ उन जुमलों का? अभी उन जुमलों का हिसाब नहीं दिया, नई गारंटी दे रहे। अरे प्रभु, पहले पुराने वाले जुमलों का हिसाब दीजिए। तो हर उस अन्याय का अंत होगा जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और इसीलिए मोदी जी परेशान हैं। 4 चरण में एक नए प्रधानमंत्री नजर आए। पहले चरण में प्रधानमंत्री को मटन, मछली, मुर्गा, मुस्लिम लीग नजर आए। दूसरे चरण में उनको मंगलसूत्र और भैंस नजर आने लगी। तीसरा चरण आते आते अपने मित्रों को ही स्वाहा कर डाला। अडानी, अंबानी टेम्पो में भर भर कर, बोरों में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। और चौथा चरण आते आते कहने लगे मैं तो हिंदू मुसलमान करता ही नहीं हूं, अगर करूं तो सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। 10 घंटे के अंदर जाकर महाराष्ट्र में उन्होंने फिर से हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया। ये किस तरह की बातें करते हैं? क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं? आपने 10 साल सरकार चलाई, आप 10 साल अपना सीना ठोकर अपने काम आपने कोई नहीं किया जिस पर आप वोट मांग सकते हैं। असलियत यह है कि आपने धेले का काम नहीं किया, इसलिए आपको इधर उधर की बातें करनी पड़ रही है। लेकिन इस देश ने आपको बहुत मोहब्बत दी, इस देश ने आपको 2 प्रचंड बहुमत दिए और इस आशा से दिए कि आप देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया। और यही देश, यही लोकतंत्र है, ये आपसे उठकर सवाल पूछ रहा है और इसीलिए 150 पार होने के लाले पड़े। तो मेरा अपना कहना है कि चुनाव के मुद्दे जो है वो आम जनता के मुद्दे हैं। वो गरीबी है, वो महंगाई है, वो आर्थिक असमानता है, वो बेरोजगारी है, और उन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं जिससे गरीब सामान्य वर्ग का भी भला हो और पिछड़े दलित आदिवासियों का भी भला हो। लेकिन प्रधानमंत्री इस पूरे चुनाव में सिर्फ विष बोलने का काम, सिर्फ बांटने का काम, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखाइए। मैं अंत में यहाँ पर बाराबंकी में हूँ और मेरे पिता तुल्य पीएल पुनिया जी के बेटे और मेरे छोटे भाई तनुज पुनिया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छी पृष्ठभूमि से आते हैं। वो दोनों दंश समझते हैं, वो जानते हैं इस देश को किस दिशा में ले जाना है, और वो ये भी जानते हैं कि दलित होने के बावजूद आप बहुत बड़े पद पर बैठिए, लेकिन अगर आप पिछड़े और दलित वर्ग से आते हैं तो आपके साथ समाज क्या सलूक करता है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी सहृदयता वाले, ऐसे साहस वाले लोग सदन में जरूर पहुंचे। यहाँ से जितनी भी रिपोर्ट जा रही है लाखों की मार्जिन से जीतने वाले हैं। आपके माध्यम से जनता से हाथ जोड़कर अनुरोध है, जनता से आग्रह है कि जरूर मेरे भाई को वोट देके जिताएं। पढ़ा लिखा व्यक्ति,
अच्छी पृष्ठभूमि का व्यक्ति, एक अफसर के बेटे जिनको पूरा तंत्र पता है कैसे काम कराया जाता है, सदन में पहुंचेंगे तो जरूर क्षेत्र का भी भला होगा और सदन की भी गरिमा बढ़ेगी। राहुल जी और अन्य लोग भी आकर यहाँ पर मीटिंग करेंगे। बाराबंकी शुरू से क्रांतिकारी रहा है और क्रांति का जब उद्घोषणा यहाँ से होगी तो जरूर उसमें आप सब सहभागी होंगे। आपके सवालों का स्वागत है। हमने ये जो मैनिफेस्टो बनाया है ना, ये मैनिफेस्टो हमने ऐसे कमरे में बैठकर 1.5 लोगों के साथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी बैठ गए, नड्डा जी फोटोकॉपी करते रहे और मैनिफेस्टो रातों रात बन गया। हमने ऐसा नहीं किया। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी। सितंबर 2022 में जब वो यात्रा 7 तारीख को शुरू हुई और 31 जनवरी को खत्म हुई, जितने हमारे पास लोगों का मशवरा आया, राय आई, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आशाएं, उनकी आशंकाएं, सबका निचोड़ ये मैनिफेस्टो है। जब उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी करी, उसमें जो लोगों ने सलाह दी वो मैनिफेस्टो है। हमारी मैनिफेस्टो कमेटी छोटे छोटे शहरों में दिसंबर से जा रही है, लोगों से राय मशवरा कर रही है। उसके बेसिस पर हमने ये मैनिफेस्टो बनाया। हमने ये देखा कि कर्नाटक में हमारी सरकार ने जो 10 किलो राशन देने की बात की और जो षड्यंत्र रचा भारतीय जनता पार्टी ने, मना किया 5 किलो अतिरिक्त देने के लिए एफसीआई के गोडाउन में, जबकि भरा हुआ है अनाज सड़सड़ कर फेंका जा रहा है, और हमने डायरेक्ट पैसा देने की बात करी, उससे लोगों का बहुत भला हुआ। तो हमें लगा, हम लोगों ने विचार विमर्श किया, हफ्ते भर से ये चल रहा था, हम लोगों ने इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कैलकुलेट किए और लगा ये बिल्कुल हो सकता है, इसलिए हम इसको सामने लेकर आए। मैम, 2 बार यहाँ के प्रत्याशी जो हैं, 2 बार लोग विधानसभा आ रहे हैं और 1 बार लोकसभा आ रहे हैं। क्या कारण है कि 1 बार विधानसभा में जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया, 2 बार नहीं किया, अब क्या दोबारा में लोग, ये जो जनता है यहाँ की भरोसा करेगी, सांसद तक पहुँचाएगी उनको? क्या गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो चलते हैं घुटनों के बल। लोकतंत्र में चुनावी जीत हार लगी रहती है। मेरे पिता 2009 में सांसद थे, उसके पहले हारे थे, उसके पहले जीते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात? लोकतंत्र में जनता मन बना लेती है और जो जनता आपको विधानसभा हराती है वो लोकसभा जिता देती है, क्योंकि जनता भी एक बड़े लक्ष्य से देख रही है। जनता को भी समझ में आ रहा है इस उम्मीदवार बनाम दूसरा उम्मीदवार। बाराबंकी तो वो जगह है जहां पर भाजपा के प्रचलित उम्मीदवार के क्या-क्या काले कारनामे सामने आए, जो सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। तो एक औरत होकर मेरा मुंह मत खुलवाइए, किन परिस्थितियों में इनको अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा, किस तरह के लोगों को इन्होंने सदन में भेजा है, चाहे वो ब्रजभूषण सिंह हो, चाहे वो यहाँ के निवर्तमान सांसद हो। मेरा मुंह पे मत खुलवाइए, महिला होने के नाते मैं उसको जितना कम बोलूं अच्छा है। एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति, मुझे पूरा भरोसा है कि जनता इस बार उनको जरूर संसद में पहुंचाएगी। जी मैं सरफराज हूं एनडीटीवी से। एक मिनट सरफराज हूं एनडीटीवी से। अभी मोदी जी आजमगढ़ में हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी एक झूठ की दुकान है। उन्होंने भ्रष्टाचार पे आरोप लगाया है, परिवारवाद पे भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शहजादे जो हैं वो राम मंदिर को गाली देते हैं। इस पे आपको क्या कहना है? आप किसको शहजादा कहते हैं जो 4500 किलोमीटर इस देश के पैदल चलता है? आप किसको शहजादा कहते हैं जिसने अपनी दादी को 32 गोलियों से भूनते हुए देखा, अपने पिता के टुकड़े बटोर कर उसकी अंत्येष्टि करी और उसके बाद भी इस देश में पैदल चला? सफेद टी शर्ट पहनकर लोगों ने कहा लहू से लाल हो जाएगी, उन्होंने कहा मुझे परवाह नहीं है, इस देश को मैं जोड़ कर रहूंगा, मैं भारत जोड़ो यात्रा भी करूंगा, मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी करूंगा। जिसने हजारों लाखों, हर वर्ग, हर उम्र, गरीबों को, मजदूरों को गले से लगाया, उसने परवाह नहीं करी कि उनके पसीने से तरबतर कपड़े हैं या कालिक से सने उनके हाथ हैं, उसको आप शहजादा कहते हैं। असली बात यह है कि पिछले 10 साल से शहंशाह बैठा हुआ है और शहंशाह को कोई असलियत नहीं बता रहा है और शहंशाह अब आके बरगलाने का काम करते हैं। किस मुंह से मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं? आपके सुनियोजित भ्रष्टाचार की कलई खुद सुप्रीम कोर्ट ने खोली है। चंदा दो धंधा लो का गंदा रैकेट आपने चलाया, आपने वसूली रैकेट चलाया और असलियत एक ये भी है कि जब आपकी कलई खुली तो उसमें ये भी पता चला कि धर्म के स्वयं ठेकेदारों ने बीफ की कंपनी तक से चंदा वसूला है, उस गौ माता से भी चंदा वसूला है, उस गौ माता की का मांस बेचने वाली कंपनी से जिनकी हम पूजा करते हैं। क्या बात करते हैं ये लोग? और असलियत एक ये है कि नरेंद्र मोदी थक हार कर कहते हैं अडानी और अंबानी टेम्पो में भर भर कर पैसा बांट रहे हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं जा रही वहां। क्यों?
आपके अधिकारी आपकी बात सुनना भूल चुके हैं या आप ऐसे ही बरगलाने की बातें करते हैं? असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी जब जय शाह की ओर देखते हैं तो उनको परिवारवाद याद नहीं आता। जब वो पीयूष गोयल और रविशंकर प्रसाद को देखते हैं परिवारवाद नहीं याद आता। अनुराग ठाकुर को और पूनम महाजन को देखते हैं तो परिवारवाद नहीं याद आता। गोपीनाथ मुंडे की लड़की को देखते हैं तो परिवारवाद नहीं याद आता। सम्राट चौधरी को देखते हैं तो परिवारवाद नहीं याद आता। इधर उधर की बातें बंद कीजिए। 10 साल से सत्ता चलाइए, जनता हिसाब मांग रही है। कब तक कांग्रेस को पोस्ट कर अपनी दुकान चलाते रहिए? मैम सुप्रिया जी, ये एक सवाल चरण हो गए, छोटा सवाल है। दो लोग हैं, डिसाइड कीजिए कौन चार चरण हो गए, अब क्यों याद आया कि 5 किलो को 10 किलो कर दिया जाए? पहले हमने ये जो मैनिफेस्टो बनाया है ना, ये मैनिफेस्टो हमने ऐसे कमरे में बैठकर 1.5 लोगों के साथ, अमित शाह नरेंद्र मोदी बैठ गए, नड्डा जी फोटोकॉपी करते रहे और मैनिफेस्टो रातों रात बन गया। हमने ऐसा नहीं किया। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी। सितंबर 2022 में जब वो यात्रा 7 तारीख को शुरू हुई और 31 जनवरी को खत्म हुई, जितने हमारे पास लोगों का मशवरा आया, राय आई, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आशाएं, उनकी आशंकाएं, सबका निचोड़ ये मैनिफेस्टो है। जब उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी करी, उसमें जो लोगों ने सलाह दी वो मैनिफेस्टो में। हमारी मैनिफेस्टो कमेटी छोटे छोटे शहरों में दिसंबर से जा रही है, लोगों से राय मशवरा कर रही है। उसके बेसिस पर हमने ये मैनिफेस्टो बनाया। हमने ये देखा कि कर्नाटक में हमारी सरकार ने जो 10 किलो राशन देने की बात की और जो षड्यंत्र रचा भारतीय जनता पार्टी ने, मना किया 5 किलो देने के लिए एफसीआई के गोडाउन में, जबकि भरा हुआ है अनाज, सड़सड़ कर फेंका जा रहा है, और हमने डायरेक्ट पैसा देने की बात करी, उससे लोगों का बहुत भला हुआ। तो हमें लगा, हम लोगों ने विचार विमर्श किया, हफ्ते भर से ये चल रहा था, हम लोगों ने इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कैलकुलेट किए और लगा ये बिल्कुल हो सकता है, इसलिए हम इसको सामने लेकर आए। 2 बार यहाँ पे प्रत्याशी जो है 2 बार लोग विधानसभा आ रहे हैं और 1 बार लोकसभा आ रहे हैं। क्या कारण है कि 1 बार विधानसभा में जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया, 2 बार नहीं किया? अब क्या दोबारा में लोग, ये जो जनता है यहाँ की, भरोसा करेगी, सांसद तक पहुँचाएगी उनको? क्या गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तित्र क्या गिरे जो चलते हैं घुटनों के बल। लोकतंत्र में चुनावी जीत हार लगी रहती है। मेरे पिता 2009 में सांसद थे, उसके पहले हारे थे, उसके पहले जीते थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लोकतंत्र में जनता मन बना लेती है और जो जनता आपको विधानसभा हराती है वो लोकसभा जिता देती है, क्योंकि जनता भी एक बड़े लक्ष्य से देख रही है। जनता को भी समझ में आ रहा है इस उम्मीदवार बनाम दूसरा उम्मीदवार। बाराबंकी तो वो जगह है जहां पर भाजपा के प्रचलित उम्मीदवार के क्या क्या काले कारनामे सामने आए, जो सभ्य समाज के नाम पर अफवाह है। तो एक औरत होकर मेरा मुंह मत खुलवाइए। किन परिस्थितियों में इनको अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा, किस तरह के लोगों को इन्होंने सदन में भेजा है, चाहे वो ब्रजभूषण सिंह हो, चाहे वो यहाँ के निवर्तमान सांसद हो। मेरा मुंह पे मत खुलवाइए। महिला होने के नाते मैं उसको जितना कम बोलूं अच्छा है। एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति, मुझे पूरा भरोसा है कि जनता इस बार उनको जरूर संसद में पहुंचाएगी। अरविंद केजरीवाल की लखनऊ में बीजेपी पर हमला हुआ है, अखिलेश यादव के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेन मौके पर, चुनाव मेन मौके पर अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना कितना बड़ा फायदा इंडिया गठबंधन को देने जा रहा है? देखिए, ये फायदा नुकसान की बात नहीं है, ये बात है लोकतंत्र की। और मैं स्वागत करती हूँ अरविंद केजरीवाल जी का रिहा होने का जेल से। मुख्यमंत्री हैं, प्रचार प्रसार करना चाहिए अपनी पार्टी के अध्यक्ष, लेकिन मैं उसी स्वर में और बड़ी वेदना के साथ और बड़े दुख के साथ एक बात कह रहा हूँ। इस देश का एक आदिवासी मुख्यमंत्री जिसको आपने जबरन रिजाइन कराया, वो जेल में है, वो प्रचार की बार बार गुहार लगा रहे हैं। झारखंड में एक चरण का मतदान हो चुका है, 2 चरण का बाकी है, उनको क्यों नहीं रिहा करा जा रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आदिवासी होने का इतनी बड़ी कीमत है? क्या आदिवासी होना पाप है? उनको क्यों नहीं रिहा किया जा रहा है? राजनीतिक जीवन में राजनीतिक लोगों को प्रचार प्रसार से क्यों रोका जा रहा है? मेरा अपना मानना है, जिस तरह से लोगों को जबरन जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से ईडी एक तरफा कार्रवाई करती है, जिस तरह से सीबीआई की रेड सिर्फ विपक्ष दलों पर होती है, जिस तरह से इनकम टैक्स उन लोगों के पास पहुंचती है जो सरकार से सवाल पूछते हैं, वो सरकार की बदनीयती को बखान कर रही है। इसमें मैं जितना कम बोलूं उतना अच्छा रहेगा। मैम, आज वहीं आजमगढ़ में पीएम थे, उन्होंने कहा कि जो सीएए के तहत नागरिकता आज से देना शुरू हो गई है, इस पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि सपा और कांग्रेस ने दंगे फैलाने की कोशिश की। क्या रिएक्शन है आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। यह अलग बात है कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम का, जीएसटी का, तमाम उन चीजों का विरोध किया, आधार का, जो उन्होंने सरकार में आने के बाद सेंटर में हमारी सारी चीजें अपनाई। 22 साल जिस व्यक्ति का निर्वाचित सदस्य रहने का एक्सपीरियंस है, वो एक चुनाव बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, गरीबी पर, महिला सुरक्षा पर नहीं बोल सकता है। जब तक नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान 80-20 ना करे, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। मोदी जी को माँ से मुसलमान दिख रहा है, उनको माँ से मणिपुर नहीं दिख रहा, माँ से महंगाई नहीं दिख रही है, माँ से महिला सुरक्षा नहीं दिख रही है। हमारे देश की बेटियां मेडल लाती हैं तो आप उनसे हाथ मिलाते हैं, और जब उन बेटियों पर कोई हाथ उठाता है, उनका यौन शोषण करता है, आप उन बेटियों को घसीटवाते हैं, सड़कों पे बूटों से लौटवाते हैं और संरक्षण देते हैं आरोपी को। आप कहते थे बहुत हुई महंगाई की बात, आपने तो आटा दही दवाई पढ़ाई पर जीएसटी लगा डाला। 50,000 बच्चों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी से दाखिला वापस लिया गया क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। किस सरकार में एक पेन पर, एक पेंसिल पर जीएसटी लगा है? क्या बात करते हैं ये लोग? नरेंद्र मोदी जी दंगों की बात करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी की आंख में आंख डालकर एक बात पूछना चाहती हूँ। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 2019 अगस्त के बाद से कश्मीर में आतंकवादी मुठभेड़ में जितने भी हमारे जाबाज मारे गए, आप उनके लिए श्रद्धांजलि का और संवेदना का एक शब्द क्यों नहीं बोलते? वहां मेजर मरे, वहां कर्नल मरे, वहां एयरफोर्स का एक व्यक्ति अभी वीर गति को प्राप्त हुआ। नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं श्रद्धांजलि का और संवेदना का। क्यों नहीं बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जी गलवान में 20 जाबाजों की शहादत होती है, आप चीन के आगे कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। आप मंगलसूत्र की बात करते हैं ना मोदी जी, तो मैं पूछना चाहती हूँ, जो 20 जाबाजों की विधवाएं हैं वो अपने मंगलसूत्र का हिसाब मांग रही है। जो 700 किसानों की शहादत हुई आपकी नाक के नीचे, उनकी विधवाएं अपने मंगलसूत्र का हिसाब मांग रही है। इस देश की गरीब औरतें जो मंगलसूत्र और अपने जेवर गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ा रही है, पेट काट के पढ़ा रही है, वो अपने मंगलसूत्र का हिसाब मांग रही है हिम्मत देने की। आप उस कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछते हैं जिनके 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए। इस देश में मैं कहना नहीं चाहती हूँ, मां के बराबर है सोनिया गांधी गई। उन्होंने इस देश में वैधव्य झेलते हुए एक विधवा के रूप में ज्यादा वक्त बिता दिया बजाय ब्याहता के। आप मंगलसूत्र की बात करेंगे, उस औरत का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ है। प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें करते हैं, मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं भाई? एक सवाल है जी, जनसभा में राम मंदिर को मुद्दा बनाया, इसका क्या असर रहेगा आपके चुनाव में? राम हमारे आराध्य हैं। राम करोड़ों हिंदुओं के इस देश में ही नहीं, इस पृथ्वी पर रह रहे लोगों के आराध्य हैं। राम मर्यादा, राम प्रेम, राम न्याय, राम साहस का वो प्रतीक है जिनको इमाम हिंद तक कहा गया भाई। तो राम पर क्या बहस हो सकती है? लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस आराध्य को हम पूजते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसका परसेंट बराबर मर्यादा तो रख लीजिए। जो रामायण कहती है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा, वो क्या कहती है? गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का हक दिलाइए। आप तो उनका हक मारते हैं। जब आदिवासी के सिर पर आपका नेता पेशाब करता है तो वो रामायण का विरोध करता है। जब वीरेंद्र कुमार नाम के दलित चौकीदार को 2 तहसीलदार के सुरक्षा कर्मी रामपाल और एक व्यक्ति पीटते हैं और कहते हैं गाली देकर, अन्न खाओगे भाजपा का, वोट दोगे किसी और को, ये राम का विरोध करते हैं। जिस हिंदू धर्म में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां पर हाथरस से लेकर लखीमपुर, शाहजहांपुर से लेकर उत्तराखंड, जब लड़कियों के साथ अपराध होता है, हमारी बेटियों के साथ अपराध होता है, आप संरक्षण हमेशा आरोपी को देते हैं। आप राम का विरोध करते हैं, उस राम का विरोध करते हैं जिन्होंने सीता की मर्यादा के लिए लंकापति का दहन किया। क्या बात करते हैं आप लोग? आप धर्म की बात कर सकते हैं, आप धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बने हुए हैं, और जब चंदा लेने का वक्त आता है तो बीफ कंपनी से चंदा ले रहे हैं। आप हमारी आस्था पर प्रहार करते हैं। आप राम भक्त नहीं है, आप राम राम नहीं करते हैं, आप नाथू राम करते हैं, और ये देश इसलिए आपका विरोध कर रहा है। कल शंकराचार्य ने कहा है कि राम मंदिर का फिर से पूजन करवाएंगे जब आने वाले समय में, इस पर क्या प्रतिक्रिया मुझे? मुझे नहीं पता, मैंने उनका ये वक्तव्य नहीं सुना है, लेकिन मैंने ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जो हमारे सनातन धर्म के आधार है, उनका एक वक्तव्य जरूर सुना है जहां पर वो कह रहे हैं कि देश में डर का माहौल है और उनको भी डराया धमकाया जाता है। इस हिंदू सनातन धर्म की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई,
और जो हमारे शंकराचार्य हैं वो हमारे धर्म का स्तंभ है, ना उनको मंदिर में बुलाया जाता है। और अगर उनको डराया धमकाया जा रहा है तो इस देश के एक वर्ग को अपनी आंख खोल के सोचना चाहिए कि धर्म को खतरे में किसने डाला। मैडम मेरा धमकाने की बात आई है अब आपने पूछ लिया, प्लीज मोहनलालगंज से तो अभी आपने पूछ लिया। मैडम मेरे दो सवाल, एक रात में ईडी ने छापा मार के आपके कांग्रेस के गिरा आलम जो पंजाब में शामिल थे उनको ये आरोप लगा के अरेस्ट कर लिया है कि उनके सेक्रेटरी के पास से 35 करोड़ रुपए बरामद। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। दूसरा सवाल ये है कि आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट ट्रैक की है जो कि छत्तीसगढ़ में विरोधी ने नक्सल कह के मारे थे, एनकाउंटर दिखाया था। उसने रिपोर्ट ने एक्सपोज किया है, उनकी फैमिली क्या हो गई है कि वो सब अरेस्ट करके उनको उनकी हत्या की गई। इसके दोनों पे मैं आपके पहले सवाल का जवाब पहले देती हूँ, लेकिन मैं सवाल भूल गई। क्या था आपका सवाल? हाँ, देखिए, न्याय संगत कार्रवाई अगर कोई करे तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि पैसा हमेशा कांग्रेस के पास ही क्यों मिल जाता है। बीजेपी के पास इतना पैसा है, हर जिले में उनके ऑफिस हैं, आलीशान ऑफिसेज हैं, जो सबसे ज्यादा जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बीजेपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। आपने आलमगीर आलम को अरेस्ट किया, न्याय संगत जो होगा वो हम देखेंगे, जो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं पलट के पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री तो भाई बहुत सर्वोच्च पद हुआ इस देश का, और इस देश का प्रधानमंत्री मंच से इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगा के कहता है कि अडानी और अंबानी बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। वहां ईडी की रेड नहीं हो रही, वहां सीबीआई की रेड नहीं हो रही है, वहां इनकम टैक्स की रेड नहीं हो रही है। उस पर माफी चाहती हूँ, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में सूतक सन्नाटा, वहां पर बीजेपी के नेताओं को सांप सूंघ गया, एक शब्द नहीं बोल रहे। तो मेरा अपना मानना है, जब 99% कार्रवाई ईडी विपक्षियों के खिलाफ करता है तो आपकी साख, आप फ्रंटल बन चुके बीजेपी का, वो खतरे में। कहने के बाद 10 कंपनियों को अडानी की नोटिस दी गई, आज इसका भी जिक्र है। 10 कंपनियों को देखिए क्या होता है, अडानी महाघोटाले की बात तो राहुल जी 4 साल से कर रहे हैं, हमने तो मोदी जी को विवश कर दिया भ्रष्टाचार पर बोलने की। आपने मुझसे दूसरा सवाल पूछा और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं राजनीतिक टिप्पणी बहुत कर सकती हूँ, मैं राजनीतिक हमलावर भी रहती हूँ, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर, आंतरिक सुरक्षा पर, हमारे बॉर्डर्स पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। मेरा अपना मानना है कि आंतरिक सुरक्षा का मामला, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला एक संवेदनशील विषय है, इस पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं राजनीतिक टिप्पणी इस पर नहीं करूंगी। धन्यवाद। कांग्रेस दिल्ली में किसान आंदोलन जब हुआ, किसानों से वार्ता करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ कॉर्पोरेट मिनिस्टर पीयूष गोयल हर वार्ता में लगे, हर बार वार्ता असफल ही रही। ऐसा क्या कारण था कि कॉर्पोरेट मिनिस्टर को रखा गया, बल्कि चाहते तो कोई ऐसा भी नेता हो सकता था जो कोई किसान रहा हो। जो आप कहना चाह रहे हैं वो हम सब समझते हैं कि कॉर्पोरेट मिनिस्टर से क्यों किसानों की वार्ता कराई जा रही थी, किसका इंटरेस्ट वो लेकर आ रहे थे और नरेंद्र तोमर जी क्या कर रहे थे। ये अलग बात है कि नरेंद्र तोमर जी की उसके बाद रुखसती कर दी गई, उनको मध्य प्रदेश भेज दिया गया, उनके तमाम वीडियो उनके सुपुत्र के वायरल हुए जिसमें लाखों करोड़ों का लेन देन की बात की जा रही थी। देखिए, किसान आंदोलन की जहां तक बात है, मैं एक किसान की बेटी हूँ, मेरे पिता किसान थे, मेरी साथ पुश्ते किसान रही, और मैं एक बात कहती हूँ, किसानी करना या कृषि करना बड़ा साहस का काम है, और इसलिए साहस का काम है कि आप पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, आप धरती का कलेजा फाड़कर फसल उगाते हैं, और फसल में अगर कीड़ा लग जाए या आंधी आ जाए या बारिश हो जाए, ओले पड़ जाए, तो किसान हाथ पे हाथ धर के बैठता नहीं है, अगली सुबह फिर मेहनत करता है और उसको उसकी उपज का सही दाम मिले, ये बात हम सब करते हैं। ये वादा तो नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था। क्यों आप एमएसपी के खिलाफ है? 700 किसानों की शहादत होने दी, तब आपने घमंड में उसके बाद जाकर काले कानून वापस लिए, पहले ही ले लिए होते। किसान दिल्ली आना चाहते थे, दिल्ली किसी की बपौती है, दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। जितनी मोदी जी की है, जितनी कांग्रेस की है, जितनी बीजेपी की है, उतनी ही किसानों की है, उतनी ही मजदूरों की, उतनी ही गरीबों की है। किसानों को रोकने के लिए आपने राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए, उन पे कीले गड़वा दी, उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए। आपके मंत्री उनको मवाली, गुंडा, नक्सली क्या क्या नहीं कहा। अरे ये अन्नदाता है,
और ये सिर्फ अन्न नहीं उगाते हैं, इन्हीं के लड़के सरहद पे खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं और कभी कभी तिरंगे में लिपट कर जब वापस घर आते हैं तो इनके माता पिता शोक नहीं मनाते, उनको फक्र होता है कि मेरा सपूत इस देश के लिए बलिदान दिया। क्या बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी? मैम, रुझानों में सरकार बन रही है आप लोगों की, इंडिया गठबंधन की, तो क्या प्रधानमंत्री के पद पे कोई वार्ता आप लोगों की शुरू हुई? ये हमारी इंटरनल स्ट्रैटेजी है, जैसा कि कल अखिलेश जी ने कहा, और हम इसको आपके साथ साझा नहीं करेंगे। सुप्रिया जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम लगातार ये कहते आए हैं कि इंडिया गठबंधन को सरकार इसलिए बनानी है ताकि वो पाकिस्तानियों का रास्ता भारत के लिए साफ कर दे और 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दे। ये उनका कहना भी है और शायद यही उनकी सोच भी इंडिया गठबंधन। आप उम्र से पूछने के लहजे से मुझे बड़े वरिष्ठ पत्रकार लग रहे हैं। ये सवाल ऐसा है जिस पर मैं जवाब दूं। ये किस कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं? उस कांग्रेस पार्टी के लिए जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। एक ताकत हमारे साथ नहीं थी और इंदिरा जी ने विश्व की आंख में आंख डालकर यह काम किया। उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को एकजुट रहने के लिए छलनी हो गई इंदिरा जी। उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिसको एकजुट रखने के लिए राजीव जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये क्या तरह की बातें करते हैं लोग? क्या पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं? पाकिस्तान लपके हुए सिवाई और बिरयानी खाने मोदी जी गए। पाकिस्तान की ISI को पठानकोट पहली बार इस देश की सरजमी पर अगर किसी ने बुलाया, मोदी जी ने बुलाया। पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। चीन का नाम लेने में हवा टाइट हो जाती है। चीन के लिए कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। चीन में महाबलीपुरम में शहनाई सुनते हैं, साबरमती में झूले की पींग लगाते हैं। क्यों नहीं चीन का नाम ले पाते हैं? वही चीन और पाकिस्तान मिलकर आपके साथ धृष्टता कर रहे हैं। आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए टिकटॉक बैन कर देते हैं और $200 बिलियन का चीन के साथ व्यापार घाटा है हमारा। इस तरह की बातें करते हैं मोदी। उनका कहना है अजमल कसाब को सालों बिरयानी खिलाई गई और जब ये हमारी भाजपा की सरकार आई तब उसका फैसला हुआ और तब उनको जो है उसका दंड मिला। क्या बोले अजमल कसाब? जिस व्यक्ति ने ये झूठ बोला था उसने हाथ जोड़कर कोर्ट में इस झूठ के लिए माफी मांगी। उस व्यक्ति का नाम उज्जवल निकम है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते थे और अब भाजपा के लोकसभा सांसद के प्रत्याशी हैं। तो आपको समझ में आया उन्होंने ये झूठ क्यों बोला था जिसके लिए उन्होंने माफी मांगनी पड़ी? क्योंकि उनको भाजपा से चुनाव लड़ना था। तो इस तरह की बातें करके मुझे लगता है पब्लिक डिस्कोर्स को नीचे नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की हमारे सामने क्या औकात है? आटा तो खरीद नहीं पा रहे। पाकिस्तान पाकिस्तान 400 400 150 के लाले पड़े, ये असलियत। अच्छा, आपने कहा किसान का भाजपा विरोध कर रही थी और किसान भी भाजपा का विरोध कर रहे थे। क्या वजह है कि आज कोई किसान नेता नहीं बोल रहा है, ना विरोध में खड़ा है भाजपा के? सारे लोग उनके साथ हैं। पश्चिम में चुनाव हो गया, हवा वहां से निकल गई, आपको पता ही नहीं है किसान नेताओं ने कितना विरोध किया। चलिए धन्यवाद। एक सवाल मैडम हमारा, अभी आपने राम की बात की। केशव प्रसाद जी आए थे, डिप्टी सीएम है लोधेश्वर महादेवा में, उन्होंने बात कही कि ये बाबरी मस्जिद बनवा देंगे फिर से राम मंदिर तोड़वा के अगर गठबंधन की सरकार बन गई। अध्यादेश लाने की बात। केशव प्रसाद जी डिप्टी सीएम है। केशव प्रसाद मौर्य जी शायद भारत की संस्कृति को, धर्म की महानता को और राम की विराटता को नहीं समझते। अगर समझते तो इस तरह की नाहक भद्दी बातें ना करते। मैं ईश्वर से, भगवान राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह के लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए। इस तरह के लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि वो देश में अमन, चैन, शांति की, लोगों की समृद्धि की बात कर सके। मैं भगवान राम से हाथ जोड़ के जब जब जाती हूँ यही प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। सरकार बनेगी तो 18 साल का जो एक्ट चल रहा है इस पे क्या परिवर्तन होगा? हमारी सरकार बनेगी तो बहुत कुछ होगा, अभी आप देखिएगा। हमारी सरकार जब बनेगी तो गरीबों की सरकार होगी, इस देश में हिंदुस्तानियों की आवाज की